मून इन द डे एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब दोहा कांग को मारने की कोशिश करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम एक 1500 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम दोहा और कांग को देखते हैं जो कुछ लोगों से छिपे हुए थे। इसके बाद दोहा बाहर जाने की बात करता है लेकिन कांग उसे रोक लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दोहा को कुछ हो जाए। इसके बाद दोहा उसे यकीन दिलाता है कि वो लौटकर ज़रूर आएगा। इसके बाद वो कांग के फेस पर किस करता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी पीछे से कांग खड़ी होती है और वो दोहा को आई लव यू बोल देती है, जिसे सुनकर दोहा खुश हो जाता है क्योंकि कांग ने पहली बार उसे आई लव यू बोला था। लेकिन जैसे ही दोहा पीछे मुड़ता है, कांग अपने पिता की तलवार यानी काचा के जनरल की तलवार से दोहा को ही मार डालती है, जिसे देखकर तो दोहा को भी यकीन नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ, क्योंकि दोहा के प्यार ने ही उसकी जान ले ली थी। इसके बाद दोहा की वहीं पर डेथ हो जाती है और कांग यहाँ से डरती हुई भाग जाती है। इसके बाद दोहा की वॉइस ओवर हमें सुनाई जाती है जिसमें वो कहता है कि मेरे प्यार ने ही मेरी जान ली, वो भी धोखे से, इसलिए मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई और ना ही यमराज मुझे लेने आया, इसीलिए मैं इसी दुनिया में पिछले 1500 सालों से भटक रहा हूँ। और अगर आपको याद हो तो दोहा ने कांग से कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करूँगा। इसीलिए मरने के बाद कांग ने जिस जिस रूप में भी जन्म लिया, दोहा की आत्मा हर जन्म में उसका पीछा करती हुई आ रही है। इसके बाद दोहा बताता है कि मुझ पर से श्राप लग गया है और इस कर्ज को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मैं तुम्हें मार डालूं यानी कि कांग को। इसीलिए इस जन्म में दोहा जुन्हू की बॉडी का यूज़ करके कांग को मारना चाहता था, क्योंकि आज से पहले दोहा की आत्मा के पास कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन इस बार उसके पास जुन्हू की बॉडी है, इसलिए वो कांग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो कांग को मारने आता है, यहाँ पर कुछ होता है और वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है, मतलब कोई चीज़ है जो कि कांग को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद हम कांग के चारों तरफ एक शील्ड को भी देखते हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ दोहा को समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ कैसे, मैं उसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ कांग दोहा को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो जुन्हू है और वो जुन्हू को बोलकर गले लगा लेती है कि थैंक यू वापस जिंदा होने के लिए, क्योंकि मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। इसके बाद दोहा कहता है क्या तुम्हें सच में खुशी हो रही है मुझे जिंदा देखकर। इसके बाद वो बोलती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। इसके बाद तो दोहा एक पल भी नहीं सोचता है और फिर से उस चाकू को उठा लेता है कांग को मारने के लिए। लेकिन इस बार जैसे ही वो कांग को मारने वाला होता है, कांग यहाँ पर उसके सर पर हाथ रख देती है जैसे कि फीवर को चेक किया जाता है। ये देखकर तो दोहा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में कांग भी ऐसा ही करती थी, वो दोहा का फीवर चेक करने के लिए ऐसे ही उसके सर पर हाथ रखती थी और ये काम इस जन्म वाली कांग भी कर रही है। इस वजह से वो इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ से चाकू भी छूट जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर कांग परेशान हो जाती है कि आखिर से हुआ क्या। दूसरी तरफ हम जुन्हू के मैनेजर और उसके भाई हान को देखते हैं जो कि जुन्हू के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी दो लोग आते हैं और बताते हैं कि जुन्हू की बॉडी मॉर्ग से गायब हो गई है। इसके बाद तो जुन्हू का भाई हान परेशान हो जाता है। इसके बाद उसका मैनेजर आके बताता है कि हॉस्पिटल के सभी लोगों ने जुन्हू को जिंदा देखा है। अब ये जानकर तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हान कहता है कि फिर तो ये एक चमत्कार है। दूसरी तरफ हम जुन्हू को देखते हैं जिसकी बॉडी में अभी भी दोहा था। दोहा ये देखकर हैरान हो जाता है कि अभी भी मैं जुन्हू की बॉडी में हूँ, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी भी मौका है कांग को मारने का। उसके साइड में हम जुन्हू के मैनेजर को ही देखते हैं जो जुन्हू के बारे में ही सोच रहा था। इसके बाद दोहा जुन्हू की मेमोरीज में जो कि उसके दिमाग में है उनमें जाता है और पता लगा लेता है कि ये तो जुन्हू का मैनेजर है जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ। इसके बाद वो यहाँ से सीधा कांग से मिलने जाता है ताकि वो उसे मार सके। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो डॉक्टर से पूछता है कि मेरा भाई मर के जिंदा कैसे हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि शायद उसे एक माइनर हार्ट अटैक आया होगा और उसकी हार्ट बीट बंद हो गई होगी, इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो मर चुका है। पर क्या पता उसकी हार्ट बीट दोबारा से रिवाइव हो गई हो, शायद ये एक चमत्कार ही है। इसके बाद वो डॉक्टर को मना कर देता है कि ये किसी को मत बताइएगा कि जुन्हू मर के जिंदा हुआ है, मैं नहीं चाहता उसकी सुपरस्टार की इमेज को कुछ फर्क पड़े। दूसरी तरफ हम हान के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि सुपरस्टार ताई के रूमर्स की सारी इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्टर को दे देता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ताई जो ड्रामा शूट कर रहा है वो ड्रामे में मेन लीड का रोल जुनू करना चाहता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यीसियल उसमें है। अब जिस एक्टर्स के ऊपर रूमर्स होते हैं उसे ड्रामा में लीड कास्ट कोई नहीं देता, इसीलिए ताई को भी इस ड्रामा से निकाल दिया जाता है और जुन्हू को ये ड्रामा मिल जाता है। हान ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो अपने भाई जुन्हू के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाने लगती है, लेकिन पीछे से दोहा उसे घूर रहा था और कहता है कि तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये सब बोलकर वो अंदर आ ही रहा था कि तभी उसके चारों तरफ फैंस की भीड़ लग जाती है जिसे उसका मैनेजर बचाकर लाता है। यहाँ पर दोहा को समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद वो एक पोस्टर देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि जिस बॉडी में वो है यानी कि जुन्हू की बॉडी वो एक सुपरस्टार है। इसके बाद वो परेशान हो जाता है कि वो एक टॉप का सुपरस्टार बनकर
आराम से कांग को नहीं मार सकता क्योंकि उसके चारों तरफ हमेशा ही लोग होंगे, इसलिए वो परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ हम न्यूज़ में देखते हैं जहाँ सब जगह यही चल रहा होता है कि सुपरस्टार जुनहो मरकर वापस जिंदा हो गए। जो न्यूज़ हम यूसीएल तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या तुम सच में उससे मिलने नहीं जाओगी क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। इसके बाद यूसीएल बताती है, अगर वो मर जाता है तो मैं पब्लिसिटी के लिए फ्यूनरल में ज़रूर जाती, अब मैं उससे मिलने बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ पर ताय आ जाता है जो कि यूसीएल पर बहुत नाराज़ था क्योंकि वो उसके कॉल नहीं उठा रही थी। यूसीएल उससे बोलती है कि अब तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें ड्रामा से निकाल दिया गया है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सब लोग ताय के रूमर्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि हान ने ही लीक करवाए थे। इसके बाद हम यूसीएल और ताय को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर यूसीएल उसे बता देती है कि ये जो तुम्हारे रूमर्स लीक हुए हैं ये और किसी ने नहीं बल्कि जुनहो के बड़े भाई हान ने लीक करवाए हैं। और तो और हान ने मुझे भी ब्लैकमेल किया है कि अगर मैंने उसके छोटे भाई जुनहो के साथ इस ड्रामे में काम नहीं किया तो वो मेरे भी रूमर्स लीक करवा देगा कि मैं एक टाइम पर बहुत सारे लड़कों को डेट करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने भाई के पीछे पूरा पागल है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो लगता है कि वो फायर फाइटर कांग ने भी उन दोनों का ही साथ दिया था। वो जो मरने वाली खबर थी वो झूठी थी, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। ये बात जानकर तो ताई को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन दोनों पर। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे कांग के घर ले चलो। इसके बाद मैनेजर कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उसके पीछे पागल हो गए हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। अब ये सुनकर दोहा को तो बहुत गुस्सा आता है और वो मैनेजर का गला ही पकड़ लेता है और कहता है कि आज के बाद अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब जुनहो का ऐसा बिहेवियर देखकर बेचारा मैनेजर तो बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर इसे हो क्या गया। दूसरी तरफ हम कांग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसी के साथ रहती है जो उसे बताती है कि उसे बेस्ट फायर फाइटर का अवार्ड मिला है, जिसे सुनकर कांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है, जिसमें जाकर कांग देखती है तो बाहर सुपरस्टार जुनहो यानी कि दोहा खड़ा था, जिसे देखकर कांग तो हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है दोहा वहाँ से गायब हो जाता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए थोड़ा आगे आती है। वो उसे ढूंढ ही रही थी लेकिन तभी पीछे से दोहा कांग पर फिर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कांग की प्रोटेक्शन शील्ड उसे बचा लेती है और दोहा दूर जाकर गिरता है। अब तो दोहा को समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए वो सीधा कांग से पूछ ही लेता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन बेचारी कांग को तो दोहा की एक भी बात समझ नहीं आती कि आखिर वो कह क्या रहा है और दूसरी तरफ दोहा बहुत ही कन्फ्यूज था। दूसरी तरफ हम जुनहो के मैनेजर को देखते हैं जो जुनहो के बड़े भाई हान को बुलाता है क्योंकि उसे जुनहो का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो बहुत परेशान था कि आखिर वो क्या चीज़ है जो कांग को प्रोटेक्ट कर रही है। इतनी ही देर में कांग के पास जुनहो के बड़े भाई हान का मैसेज आता है कि अगर तुम्हारे पास जुनहो है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो, वो घर से भाग गया है। इस बारे में कांग जुनहो से बात करने ही वाली थी लेकिन इतनी ही देर में दोहा उसका फ़ोन लेता है और ज़मीन पर पटक देता है और तोड़ देता है, जिसे देखकर कांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है लेकिन दोहा उसके पीछे पीछे जाता है। अब तो यहाँ पर कांग उसे वार्निंग दे देती है कि अगर फिर से तुम मेरे पीछे आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर कांग यहाँ से चली जाती है। उसके थोड़ी ही देर बाद हान और मैनेजर भी यहाँ पर आ जाते हैं और दोहा को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते भर भी दोहा यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कांग को प्रोटेक्ट कर रही है और इस वजह से वो बहुत गुस्से में था और उसका मैनेजर ये देखकर हैरान था कि आखिर इससे हुआ क्या है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कांग से मिलने जाता है और उसे माफ़ी मांगता है जुनहो के ऐसे बिहेवियर के लिए क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि असल में वो जुनहो नहीं बल्कि दोहा है। इसके बाद वो उसे बताता है कि दरअसल जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रॉमा में चला गया है, इसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अब कांग भी उसकी बातों को समझती है इसलिए वो उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद उसका भाई ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें नया फ़ोन खरीद कर दे दूंगा। इसके बाद उसका भाई यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो पहली बार जुनहो के घर में जाता है और देखता है उसका घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद यहाँ पर हान को आते हुए देखते हैं, वो यहाँ पर दोहा को अपने पास बुलाता है ताकि वो उससे बात कर सके उसके अजीब बिहेवियर के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर दोहा जुनहो की मेमोरी में देख लेता है कि ये उसका बड़ा भाई है और उसकी बहुत केयर भी करता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। ये सुनकर हान को लगता है कि जुनहो उससे अभी तक नाराज है क्योंकि वो उससे यूसीएल के साथ हिस्टोरिकल ड्रामा में लीड रोल नहीं दिलवा पाया। इसके बाद वो उसे उसी ड्रामे की स्क्रिप्ट लाकर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन दोहा को तो नहीं पता था कि ये सब हो क्या रहा है क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं है कि आखिर जुनहो को ये क्यों चाहिए थी, इसलिए वो
कंफ्यूज होने लगता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो डॉक्टर के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि जुनहो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब ट्रॉमा की वजह से है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा की कंडीशन के बारे में जानकर कि उसे ट्रॉमा है बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि बचपन में एक ऐसा ट्रॉमा उसे भी था। आपको याद हो तो बचपन में हमेशा ही कांग को दोहा की आत्मा दिखाई देती थी, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। इसलिए कांग के डैड उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर जाते हैं। साइकेट्रिस्ट कांग के डैड को बताती है कि आपकी बेटी को एक आत्मा परेशान करती है। अब ये बातें कांग के डैड को भी समझ नहीं आती, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसी वजह से कांग बचपन में परेशान रहती थी। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो इसी बारे में सोच रहा था कि कांग को क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो इस ड्रामा की स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है, जिसमें एक लाइन लिखी होती है कि उस लड़की को बचाने के लिए एक तालिस्मान की जरूरत है। ये पढ़ते ही दोहा को याद आता है कि बचपन में भी एक छोटे मोंक ने कांग को एक तालिस्मान की माला गिफ्ट की थी, ताकि वो आसानी से सो सके और उसे दोहा की आत्मा दिखनी बंद हो जाए, जिसकी वजह से दोहा उस छोटे मोंक से नाराज हो जाता है और उसके सामने आकर बेचारे मोंक को बहुत ही ज्यादा डराता है। इसीलिए ही ये छोटा मोंक भागते भागते अपने गुरु के पास जाता है और ये वही छोटा मोंक है जो कि कांग से मेट्रो में मिला था। इसके बाद दोहा को समझ में आ जाता है कि कांग के पास आज भी वो तालिस्मान है जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, इसीलिए अगर मुझे उसे मारना है तो उस तालिस्मान को उससे दूर करना होगा। दूसरी तरफ हम फिर से एक पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हम कांग को देखते हैं जो कि दोहा को मारने आई थी। यहाँ पर वो चुपके से उसके महल में घुस जाती है, लेकिन दोहा एक बहुत ही अच्छा सिपाही था, इसलिए उसे पता चल जाता है कि कोई उसके कमरे में चोरी छुपे आ रहा है, इसलिए वो आसानी से कांग को पकड़ लेता है। इसके बाद जैसे ही वो उसका मुखौटा हटाता है उसे दिख जाता है ये तो वही लड़की है जो उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। इसके बाद वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और किसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। इसके बाद वो बता देती है कि वो गाया के जनरल की बेटी है और तुमने मेरे पेरेंट्स को, मेरे लोगों को मारा, इसलिए मैं तुम्हें मारने आई हूँ। ये सुनकर दोहा उसे मारता नहीं है बल्कि वहाँ स्माइल करने लगता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम सच में मुझे मार पाओगी। इसके बाद वो कहती है कि ज़रूर, जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेती मैं शांत नहीं बैठूंगी। इसके बाद बाहर से कुछ लोग अंदर आने लगते हैं, लेकिन दोहा उनको वापस भेज देता है और यहाँ पर वो कांग को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो एक कमरे में थी। तभी वहाँ पर दोहा आता है और उससे पूछता है कि या तो ये कपड़े उठा लो या फिर अपने पिता की तलवार उठा लो। तलवार उठाने का मतलब ये होगा कि तुम मेरे हाथों से मारी जाओगी क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं टिक सकती, और या फिर ये कपड़े उठा लो और मुझे मारने का एक फिर से मौका मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद कांग बहुत सोचती है और फाइनली वो कपड़े उठा लेती है। इसके बाद दोहा उससे कहता है कि तुमने सही डिसीजन लिया। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जहाँ पर हम दोहा के मैनेजर यानी कि जुनहो के मैनेजर को देखते हैं जो कि हान को बता रहा था कि ज़रूर जुनहो को कुछ हो गया है, वो अजीब तरह से बातें करता है। लेकिन तभी पीछे से दोहा आता है जो जुनहो की तरह ही बातें करता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो जाए, इसलिए सब लोगों को लगता है कि फाइनली जुनहो अब ठीक हो गया है। इसके बाद हम उसी ड्रामे के इवेंट को देखते हैं जिसमें कि यीसियल और जुनहो साथ में काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम कांग को भी आते हुए देखते हैं क्योंकि जुनहो ने अपने भाई से रिक्वेस्ट की थी कि वो कांग को भी लेकर आए। इसके बाद वहाँ पर सब लोग मेन एक्टर और एक्ट्रेस यानी यीसियल और जुनहो का इंटरव्यू ले रहे थे। इसके बाद सब लोग दोहा से पूछते हैं कि अब मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए। दोहा सबके सामने कांग को थैंक यू बोलता है और कहता है कि सिर्फ कांग की वजह से ही मैं मर के जिंदा हो पाया हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। इसलिए सब लोगों का ध्यान कांग की तरफ चला जाता है और सब लोग कांग का इंटरव्यू लेने लगते हैं, जिसकी वजह से यीसिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके होते हुए किसी और लड़की को अटेंशन मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दोहा ये सोच रहा था जैसे पिछले जन्म में तुमने मेरे साथ किया था मैं भी तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। दरअसल पिछले जन्म में कांग ने दोहा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर ही उसे मार डाला था। इस जन्म में दोहा भी ये सब करने वाला था और इसीलिए ही वो कांग की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और उसके अच्छे से बात करता है, क्योंकि वो भी उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जान लेना चाहता है और इससे अच्छा बदला क्या ही हो सकता है। अब इतने सारे कैमरास को देखकर कांग तो बहुत नर्वस हो जाती है और यहाँ से चली जाती है और दोहा भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी यीसियल उसके पास आती है और कहती है कि ब्रेकअप के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। सबसे पहले तो दोहा को समझ नहीं आता कि आखिर है कौन। इसके बाद वो जुनहो की मेमोरी में देख लेता है कि ये जुनहो की एक्स गर्लफ्रेंड है जिसके पीछे वो पूरी तरह से पागल था, और ये देखकर दोहा को बहुत ही अजीब सा लगता है और वो यीसियल को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। अब यीसियल को भी दोहा का ये बिहेवियर समझ नहीं आता। को देखते हैं जो कि रिपोर्टर से बचती हुई घूम रही थी कि तभी वो एक कमरे में जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे दोहा मिल जाता है जो कि उससे अजीब अजीब बातें करने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। इसके बाद वो उसके क्लोज जाने लगता है। यहाँ पर कांग उसे समझाती है कि मैं एक
एक फायर फाइटर हूँ और मेरा काम है लोगों की जान बचाना, इसलिए आज के बाद तुम मेरी ये बातें मीडिया में मत करना। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसके क्लोज जाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ की लाइट चली जाती है। वो यहाँ पर कांग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं, बस लाइट को ऑन करना चाहता था। दरअसल वो ये चेक करना चाहता था कांग को प्यार के जाल में फंसाया जा सकता है या नहीं, और कांग भी उसे दूर नहीं करती क्योंकि वो जुनहो की बहुत बड़ी फैन थी। दूसरी तरफ हम ताई को देखते हैं जो इस इवेंट की न्यूज़ को देख रहा था, और इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अगर जुनहो बीच में नहीं आया होता तो यहाँ पर मेन लीड का रोल उसे मिला होता, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ यीसिल भी गुस्से में थी क्योंकि जुनहो ने फर्स्ट टाइम उसे इग्नोर किया था, इसलिए वो कहती आखिर इसे हुआ क्या है, वो मुझे इग्नोर ऐसे कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ हम कांग तो देखते हैं जब से जुनहो यानी कि दोहा उसके क्लोज आया था वो तो उसी के बारे में सोच रही थी, और यहाँ पर सर्च भी करती है कहीं जुनहो की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो सोचती है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इसके बाद वो इवेंट के ऑर्गेनाइज़र के पास कॉल करती है क्योंकि कल वो अपना पर्स वहीं पर भूल आई थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो मना कर देती है कि आपका पर्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो पर्स दोहा के पास था। वो उस पर्स में चेक करता है लेकिन उस पर्स में भी उसे वो तालिस्मान कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो परेशान होने लगता है। इसलिए वो मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक छोटे मोंग की तलाश है, तुम मुझे ढूंढ कर दो। इसके बाद उसका मैनेजर उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाता है और उससे पूछता है लेकिन तुम्हें ये सब क्यों चाहिए। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर तो दोहा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं जुनहो नहीं हूँ, बल्कि जुनहो तो मर चुका है, मैंने उसकी बॉडी को अपने कब्जे में कर रखा है। ये सुनकर मैनेजर हंसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर दोहा वहाँ की सारी लाइट्स को ऑन ऑफ करके दिखाता है, जिसकी वजह से बेचारा मैनेजर तो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसी दोहा की बातों पर यकीन हो जाता है और वो यहाँ भगवान का नाम जपने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम लकी हो कि मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूं तो चुपचाप मेरा काम करो, एक छोटा सा टेम्पल ढूंढो और एक मोंग को भी ढूंढो। अब मैनेजर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो उसका काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम उसी मेट्रो वाले मोंग को देखते हैं और उसके गुरुजी को भी देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है क्योंकि वो बहुत ही बड़े मोंग थे। दूसरी तरफ हम ताई को देखते हैं जो ड्रंक हालत में जुनहो के घर यानी कि अब दोहा के घर पहुंच जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और उसे भला बुरा कहने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से बेचारे के हाथ से एक ड्रामा जो चला गया। जब तक वो दोहा के बारे में बात कर रहा था यानी कि जुनहो के बारे में, वो सुन लेता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर कांग का नाम लेता है यहाँ पर दोहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तू मेरे बारे में जो भी बकवास करना चाहता है कर ले, लेकिन अगर तूने कांग के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब उसका ऐसा रूप देखकर तो ताई भी डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार जुनहो को इस रूप में देखा था। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम हान को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि ताई ने कल रात यहाँ आकर बहुत बड़ा तमाशा किया, इसलिए वो पुलिस में भी रिपोर्ट कर देता है। इसके बाद वो जुनहो की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक बॉडीगार्ड भी हायर कर लेता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है क्योंकि बॉडीगार्ड के होते हुए वो कांग को आसानी से नहीं मार सकता। इसलिए वो बॉडीगार्ड के पास जाता है और उससे हैंडशेक करता है और अगले ही पल उसे नीचे पटक देता है। ये देखकर तो हान, मैनेजर और वहाँ के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक से जुनहो इतना ताकतवर कैसे हो गया। इसके बाद दोहा सबसे कहता है कि ये बॉडीगार्ड मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, मैं अपने लिए एक काबिल बॉडीगार्ड अपने आप ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और बेचारे मैनेजर की तो शक्ल देखने लायक थी क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि ये भूत अब मुझे नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जिसे कि बेस्ट फायर फाइटर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसे नेशनल फायर असेंबली ज्वाइन करने का भी मौका मिलता है जो कि अंटार्कटिका में है। ये सुनकर तो कांग और भी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बचपन से ही अंटार्कटिका की फायर एजेंसी को ज्वाइन करना चाहती थी, इसीलिए उसे अगले महीने ही अंटार्कटिका जाना होता है, जिसकी वजह से वो अपने सारे दोस्तों को पार्टी देती है और खुशी खुशी में वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। इसके बाद वो जुनहो के पोस्टर को देखती है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि वो जुनहो की बहुत बड़ी फ़ैन है। लेकिन तभी यहाँ पर जुनहो यानी कि दोहा उसके सामने आ जाता है, जिसे वो अपनी इमेजिनेशन समझ के जाने लगती है। लेकिन तभी दोहा उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बन सकती हो। इससे पहले तो वो समझती है कि उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन फिर उसे होश आता है और वो कहती है कि क्या बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बन सकती। इस पर दोहा उससे कहता है क्योंकि तुम ही हो जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। दरअसल दोहा ये इसलिए कर रहा था ताकि कांग हमेशा उसके आसपास रहे और उसे कांग को मारने का मौका मिल जाए, लेकिन यहाँ पर कांग उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बन सकती क्योंकि मैं अंटार्कटिका जा रही हूँ, मुझे नेशनल फायर असेंबली को ज्वाइन करना है। ये सुनकर तो दोहा परेशान होने लगता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। इस पर कांग उसे कहती है क्या तुम मुझसे बेट लगाते हो कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे। अब ये बात सुनकर दोहा को पिछले जन्म वाली कांग की याद आती है क्योंकि वो भी उससे अक्सर बेट लगाया करती थी।
इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम दोहा को देखते हैं जो कि घर में पत्थरों के ऊपर चल रहा था। इसके बाद उसे एक पास्ट का फ्लैशबैक याद आता है जिसमें हम पुराने जन्म वाली दोहा और कांग को देखते हैं जहाँ पर उन दोनों ने बेट लगाई थी। दरअसल बेट ये थी कि अगर बेट दोहा जीत गया तो कांग यहाँ से चली जाएगी, लेकिन अगर कांग जीत गई तो वो दोहा के साथ यहीं पर रहेगी। लेकिन दोहा चाहता था कि कांग यहाँ से चली जाए क्योंकि उसे कुछ ना हो, क्योंकि उस टाइम उसे लगता था कि कांग उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन कांग ने तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे मारने का प्लान बना रखा था। इसके बाद वो बैट को खेलना शुरू करते हैं। दरअसल इसमें करना ये था कि दोहा इस पार से उस पार तक इन पत्थरों पर चलकर जाएगा। अगर बीच में भी वो एक बार भी पलट कर देखा तो दोहा ये बैट हार जाएगा और कांग को यहीं पर रहना होगा। इसलिए कांग पूरी कोशिश करती है उसे ताकि वो पीछे मुड़कर देख सके, ताकि कांग को यहीं पर रहना पड़े और उसे मौका मिल जाए दोहा को मारने का। इसीलिए बेचारी कांग बस मन में सोच रही थी कि पलट पलट। इसे देखकर तो मुझे डीडीएलजे वाले सीन की याद आ गई। खैर कहानी में वापस आते हैं, जिसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो पीछे पलट ही नहीं रहा था, क्योंकि सच में वो चाहता था कि कांग यहाँ से चली जाए क्योंकि उसकी जान यहाँ पे खतरे में है। लेकिन फिर भी कांग यहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो दोहा को मारने आई थी। इसलिए वो यहाँ पर चीटिंग करती है और पीछे से दोहा को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर दोहा को लगता था कि कांग सच में उससे प्यार करती है। इसलिए वो इमोशनल हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है। इसके बाद ये दोनों एक रोमांटिक की शेयर करते हैं और फाइनली कांग ये बैट जीत गई थी और अब कांग यहीं पर रहने वाली थी और दोहा को मारने की फिर से कोशिश करने वाली थी। और हम फिर से प्रेजेंट के सीन पर आते हैं जहाँ पर दोहा ये सब याद कर रहा था और कह रहा था कि पिछली बार तुमने मेरे साथ चीटिंग की थी और धोखा देकर मुझे मार डाला था, और इस बार मैं भी तुम्हें अंटार्कटिका जाने नहीं दूंगा, चाहे फिर तुम्हें रोकने के लिए मुझे कुछ भी ना करना पड़े। और इसी ही के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी इसके एपिसोड नंबर 2 में, जो कि कल ही आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।